नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपने टाइटल देखा, उल्टा सोचो सीधा सवाल होगा। इस छोटी सी कंसेप्चुअल वीडियो में मैं आपको एक्स की लत छुड़ा दूंगा। जी हां, एक्स की लत छुड़ा दूंगा। आई हेट एक्स, यू शुड हेट एक्स, यू शुड लव वाई। यानी कि ऐसा मैं आपको इस क्लास में कंसेप्ट समझाऊंगा, वो टाइप में आपको सिखाऊंगा जिसको आप एक्स मान के करते थे और एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है। अगर आप रिवर्स सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो सेकंडों में आंसर आएगा और आपको एग्जामिनर नंबर देगा और आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको इस वीडियो को लेके जो है शुरू से आखिर तक देखना है। इस चैनल पे डेली जो है वीडियो अपलोड हो रही है, कंसेप्चुअल वीडियो भी है, लेटेस्ट सवालों के प्रैक्टिस सेशन भी है, और सबसे अच्छी बात है कि बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि सवालों के साथ साथ उसका अगर सॉल्यूशन बेहतर होगा तो ही बच्चे की सोचने की स्किल डेवलप होगी। गणित तो हर कोई सिखाता है, मैं आपको गणित दिखाता हूं, चाहे छुट्टी हो, मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मेरी कंसिस्टेंसी लगातार है, स्टूडेंट से ज्यादा एक टीचर कंसिस्टेंस है। तो शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? डेली पढ़ा करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। आखिर में मैं आपको 6 क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप के, और आपने अगर ये 6 क्वेश्चन कर लिए तो अगर और कोई क्वेश्चन एग्जाम ने फ्रेम किया तो आप उसको जबरदस्त तरीके से बना लोगे मात्र 20 सेकंड में। ठीक है भाई? उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय गगन प्रताप, कि इन सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। इस पे बहुत सारी यहाँ पे जो है फ्री पीडीएफ भी मैंने अवेलेबल करवाई हैं, जैसे सीजीएल और सीएचएसएल की जो है प्रैक्टिस बुक की भी पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवाई है। ये जो पीडीएफ है आपको केवल इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल का, हर एक बच्चे को जो है ये डाउनलोड जो है कर लेना चाहिए। दूसरी बात मेरे दोस्त, सीडीएस के बेस्ट सवालों का भी सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, 2 पार्ट्स में वीडियो है, इसी चैनल पे बड़ी हुई है। सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी, ठीक है ना? ओके, एक बात और मैं बताना चाहता हूं यहां पे कि हमारी 2 अभी लेटेस्ट बुक आई हैं प्रैक्टिस वाली। एक सीजीएल एंड सीएचएसएल मेंस की प्रैक्टिस बुक है और एक सीपीओ की प्रैक्टिस बुक है। ठीक है भाई, आप सभी लोगों ने इन दोनों बुक्स को जरूर देखा होगा। जो बच्चे सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की, सीआरपीएफ की, ठीक है ना, सीआईएसएफ की, तो इस बुक में दिए हुए 1200 जो क्वेश्चन है टीसीएस के, आप केवल इनको बनाएं। आपको कोई 5-6 हजार सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। जो मेंस वाले बच्चे हैं, मेंस का कितना भी मटेरियल लगा लो, कितने भी टफ सवाल सॉल्व कर लो, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो मस्ट डू 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको इस बुक से सॉल्व करने हैं। मैं आपको ये दोनों बुक क्यों रिकमेंड कर रहा हूं? क्योंकि इसमें इस वीडियो के कंटेंट की तरह बेहतर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अच्छी प्रिंट क्वालिटी के साथ पेज क्वालिटी बेहतर होगी, बाइंडिंग क्वालिटी भी जबरदस्त होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को अपना सवाल नंबर 1 से। पहले जरा ये सवाल देखो। ये सवाल जो है मध्य प्रदेश पटवारी के पेपर में पूछा गया है। ये वाला कौन करेगा जी? यदि किसी तालाब को बारिश के जल से भरने में 42 दिन लगते हैं। एक तालाब है भाई, बारिश होती है तो बारिश के पानी से अगर हम उसको भरेंगे तो 42 दिन में वो भरेगा। ठीक है ना, कोई अलग से थ्योरी बताने की जरूरत नहीं, सवाल से ही सीखोगे आप एक कंसेप्ट। यदि पानी का लेवल हर दिन डबल हो जाता है तो बोला है 1/16 तालाब को भरने में, 1/16 तालाब को भरने में कितना समय लगेगा? सोचो जरा। पानी का लेवल हर दिन डबल हो जाता, अगर आज तालाब में 100 लीटर पानी है तो कल 200 होगा, परसों 400 होगा, फिर 800 होगा। पूरे तालाब को भरने में हमें बारिश से 42 दिन लगते हैं। 42 दिन। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, कितने दिन में जो पानी का लेवल है वो 1/16 तालाब तक होगा? मेरे 1/16 तालाब को भरने में कितना समय लगेगा? पूरा एक तालाब भरने में 42 दिन लगता है, तो उससे एक दिन पहले कितना भरा होगा मेरे दोस्तों? इससे एक दिन पहले सोचो, आधा भरा होगा। इससे एक दिन पहले आधा भरा होगा। अगर मैं उल्टा सोचो, उल्टा वही मैं सिखाना चाह रहा हूं कि रिवर्स सोचो। 1/16 भरना है, हर दिन तालाब के पानी का लेवल डबल होता जा रहा है। अगर पूरा तालाब 42 दिन में भरा है तो इससे जस्ट एक दिन पहले, यानी कि 41वें दिन पे आधा भरा होगा। इससे एक दिन और पहले आएंगे तो और आधे का भी आधा, 1/4 भरा होगा। इससे एक दिन और पहले आएंगे तो 1/4 का भी आधा, 1/8 भरा होगा। इससे एक दिन पहले और आएंगे तो 1/8 का आधा,
1/8 को मेरे दोस्तों 2 से भाग देंगे, 1/16 भरा होगा। यानी कि आपको 4 दिन पहले अगर आप आओगे 42 से, 1 2 3 4, 42 से 4 दिन पहले यानी कि 38वें दिन पर तालाब में जो पानी का लेवल है वो 1/16 होगा। 1/16 तालाब भरा हुआ होगा। ए ऑप्शन आंसर होगा। तो क्या मजा आया कि नहीं? उल्टा सोचना है भाई। पूरा तालाब भरता है 42 दिन में। सुनेगा मेरे दोस्तों, गांव में बड़े बूढ़े पूछते हैं कि हर दिन तालाब में पानी डबल हो जाता है, पूरा तालाब 42 दिन में भरा तो आधा तालाब कितने दिन में भरा होगा? तो आधा तालाब 21 दिन में। सब बालक बोल देते नहीं बेटा, हर दिन डबल हो रहा है। अगर पूरा 42 दिन में भरा है तो उससे एक दिन पहले आधा भरा होगा, 41 दिन में आधा, फिर उससे एक दिन पहले जाएंगे फिर 1/4, फिर उससे एक दिन पहले 1/8, फिर उससे एक दिन पहले 1/16। तो यानी कि 1 2 3 4 दिन पहले जाओगे तो 38वें दिन 1/16 तालाब भरा होगा। बहुत आसान सवाल है, आप समझ पाए होंगे। सवाल नंबर 2 बच्चों, ये बताओ, ये सीजीएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, पुराना क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। सोचो सोचो जरा मेरे दोस्तों। ए ट्रेन स्टार्ट विद फुल ऑफ पैसेंजर, एक रेलगाड़ी यात्रियों से खचाखच भरी, बिल्कुल खचाखच भरी है, ठूसम ठास, ठीक ना, डब्बा ठूसम ठास भरा है। एट द फर्स्ट स्टेशन, पहले स्टेशन पे ट्रेन ड्रॉप्स 1/3 ऑफ पैसेंजर, पहले स्टेशन पे ट्रेन 1/3 यात्रियों को छोड़ देती है, मतलब जितने भी यात्री हैं उसमें से 1/3 पहले स्टेशन पे उतार दिए, 1/3, और 96 और ले जाती। 1/3 उतारे, 96 और डब्बे में भर लिए। अगले स्टेशन पर आधे यात्री उतर जाते हैं, अगले स्टेशन पर आधे उतर गए, 12 और ठूंस लिए डब्बे में। अब सवार यात्रियों की संख्या 240 है। अब कितने यात्री सवार है ट्रेन में? 240। तो पूछा शुरुआत में यात्रियों की संख्या कितनी थी, स्टार्टिंग में रेलगाड़ी में कितने पैसेंजर थे, ये पूछा गया है। 2 तरीके हैं, एक तो एक्स मान के, ठीक है भाई, जो मैं तो मानता नहीं। दूसरा कि ऑप्शन से, कि आप एक एक ऑप्शन को चेक करो, जो ऑप्शन से भी किया जा सकता है। आप एक एक ऑप्शन को चेक करो, जो ऑप्शन संतुष्ट करेगा, सवाल की दी हुई स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा, वो आंसर होगा, लेकिन उसमें समय लग जाएगा। आप ध्यान से सुनो दोस्त। एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी है, बिल्कुल फुल भरी है। पहले स्टेशन पर रेलगाड़ी 1/3 पैसेंजर को, 1/3 पैसेंजर को उतार देती है। मतलब टोटल अगर 3 पैसेंजर हैं स्टार्टिंग में 3, तो 3 में से अगर शुरुआत में मेरे दोस्तों, ठीक है ना, इनिशियली अगर 3 पैसेंजर हैं तो 3 में से 1 उतार दिया तो कितने बचेंगे? 2। 1/3 उतार दे, 3 में से 1 उतार दे तो 2 बचेंगे। उसके बाद दूसरा एक्शन, 96 जो पैसेंजर है वो और चढ़ा लिए, 96 पैसेंजर और चढ़ा लिए। फिर उसके बाद तीसरा एक्शन, अगला स्टेशन है, अगले स्टेशन पे आधे और उतर गए। आधे का मतलब होता है 1/2, आधे उतर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 पैसेंजर थे तो 2 पैसेंजर में से 1 उतर गया, यानी कि कितना रह गया? 1 रह गया। जबकि 12 नए यात्री सवार हो जाते हैं, 12 नए आ जाते हैं। कितने यात्री सवार हो जाते हैं? 12 नए आ जाते हैं, और अब यात्रियों की संख्या 240 हो जाती है। 12 नए आ जाने के बाद 240 हैं रेल में, यानी कि 12 नए आने से पहले कितने रहे होंगे? 228 रहे होंगे। 228 में 12 जोड़ेंगे तभी तो 240 आएगा। यानी कि इस लाइन से पहले 12 पैसेंजर चढ़ने से पहले, 12 पैसेंजर चढ़ने से पहले कितने रहे होंगे ट्रेन में? 228। यानी कि जब ट्रेन ने आधी सवारी उतारी है तो 228 पैसेंजर होंगे, 12 और चढ़ गए, बाद में फिर 240 हो गए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आखिर से देखो 228 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 456 हुई कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर होनी तो चाहिए। 456 थी, 456 में से आधे उतर गए, 228 रह गए, 228 में 12 और चढ़े, 240 हो गए। तो 456 पैसेंजर हैं 96 पैसेंजर चढ़ने के बाद। पहले ट्रेन ने 1/3 उतारे, 96 और चढ़ा लिए। 96 पैसेंजर चढ़ जाने के बाद ट्रेन में 456 हैं। तो ये 96 पैसेंजर चढ़ने से पहले कितने रहे होंगे? जवाब दो। 456 में से 96 माइनस कर देंगे, 456 में से 96 घटा दो तो कितना आ जाएगा?
45 में से 9 घटाएंगे 36, 360। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 360। अगर 2 की वैल्यू 360 है 180 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 180 गुना यानी कि 540। ठीक है, यानी कि 540 यात्री शुरुआत में रहे होंगे। ए ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? 540 होंगे। 540 का 1/3 180 उतार देंगे, 360 रह गए। फिर 360 में 96 चढ़ाए 456 हो गए। फिर आधे उतर गए 228 रह गए। फिर 12 और चढ़े, बाद में 240 हुए। तो कहानी यहां से शुरू होकर देखो ये उल्टा आ गया 540। ये आपको सोचना है, ठीक है ना। एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही आप सोच पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने ठाना और करने लगे, ऐसे नहीं होता बेटा। हमेशा कंसेप्ट सीखने से काम नहीं चलता। जब तक कंसेप्ट पे प्रैक्टिस ना की जाए बात अधूरी है। ठीक है भाई, जैसे मुलाकात अधूरी रहती है जब तक वो ना हो, ऐसे ही बात अधूरी है, गणित अधूरा है जब तक प्रैक्टिस ना हो। सवाल नंबर 3 बताइएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है? कौन करेगा? The owner of local jewelry store hired 3 watchmen to guard his diamonds, but a thief got in and stole some diamond. एक हीरे का व्यापारी है, उसने 3 वॉचमैन लगा दिए लाइन पे, मेरी दुकान की रखवाली करो नहीं तो एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। एक चोर फिर भी दुकान के अंदर घुस गया और उसने कुछ हीरे चुरा लिए। अरे वाह! बाहर निकलते समय वो हर चौकीदार से मिला, 1 बाय 1 बाहर निकलते टाइम चोरी करके जा रहा है हीरे चुरा के, हर चौकीदार से मिला और उसने हर चौकीदार को अपने पास बचे हीरों का आधा हिस्सा और साथ में 2 हीरे और दिए। पहले चौकीदार से मिला, जो भी उसके पास हीरे थे उसने आधे हीरे जो है दे दिए। आधे हीरे पहले चौकीदार को दे दिए, आधे, ठीक है ना। और 2 हीरे और दिए, 2 हीरे और। पहले आधे हीरे दिए, भाई सपोज इसके पास 100 हीरे चुराए एग्जांपल के लिए, तो 100 में से आधे दे दिए 50, फिर 2 और दे दिए, यानी कि चोर के पास 48 बचे होंगे, एग्जांपल लिया है हमने। ऐसे दूसरे चोर के पास गया, दूसरे चोर के पास गया तो जितने भी हीरे चोर के पास हैं उसके आधे दिए प्लस 2 और दिए। फिर तीसरे चौकीदार के पास गया, भाई चोर के पास जितने हीरे उसके आधे दिए प्लस 2 हीरे और दिए। अब अंत में चोर के पास 1 हीरा बचा। कितना बचा? 1। तो आपसे पूछा है शुरुआत में कितने हीरे चुराए थे। एक तो तरीका एक्स मान के एक्स मानो और पागल हो जाओ। दूसरा तरीका कि उल्टा सोचो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन इस बात को संतुष्ट करेगा वो आंसर होगा। मैं बता भी दूंगा सवाल ऑप्शन से, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चोर ने कुछ हीरे चुराए, यही आपको पता लगाना है कि चोर ने कितने हीरे चुराए हैं। वो पहले चौकीदार से मिला, पहले से, फिर दूसरे चौकीदार से मिला, फिर तीसरे चौकीदार से मिला। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। तीसरे चौकीदार से मिलने के बाद उसके पास कितना हीरा बचा है? केवल 1 हीरा बचा है बेचारे के पास। ओनली 1 हीरा इज लेफ्ट, केवल 1 हीरा बचा है। उल्टा सोचो, वो हर जब चौकीदार से मिलता है तो क्या करता है? अपना आधा हीरा दे देता है प्लस 2 और दे देता है। ऐसी तो करता है, अपना आधा हीरा दे देता है प्लस 2 और देता है। इस कहानी को अगर मैं उल्टा सोचूं तो उल्टा क्या कर रहा है? अगर उल्टा कहा जाए उसने 2 हीरे दिए, अगर वापस लेना हो तो 2 हीरे मेरे दोस्तों उसने और दिए। मेरे प्यारे भी ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देने का मतलब है मेरे दोस्तों कि चोर के पास से माइनस हो गया, ठीक है। अगर मैं उल्टा रिवर्स प्रोसेस देखूं तो 2 हीरे और मिलने चाहिए। अगर आधा दिया है तो मेरे दोस्तों वापस लेने के लिए डबल करना होगा। यही होगा कि नहीं? ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ये लॉजिक लगाना है। जैसे सपोज 10 हीरे, 10 में से आप आधा दे देते हो, आधा, 10 में से आप आधा दे देते हो तो कितना बचा मेरे दोस्तों? 5। फिर 5 में से 2 हीरे और दे देते हो तो कितना बचा? 3। अब इसका उल्टा प्रोसेस सोचो। उल्टा प्रोसेस क्या होगा कि 3 है। अब 3 में से तो पहले आप 2 हीरे वापस लो, 5 होंगे। आपने आधा करने के बाद, आधा हीरे देने के बाद 5 है, आधे हीरे देने के बाद 5 है, तो शुरुआत में कितने रहे होंगे? 5 का दुगना 10 रहे होंगे। यही उल्टा प्रोसेस होगा कि नहीं? आधा हीरा देने के पास 5 है,
तो शुरुआत में 5 का दुगना 10 रहे होंगे। यही मेरे दोस्तों आपको यहां से सोचना है। क्लियर? यानी कि तीसरे चौकीदार के पास जाने के बाद उसके पास एक हीरा बचा, तो तीसरे चौकीदार को देने से पहले उसके पास कितने हीरे बचे होंगे? भाई एक में जो 2 जोड़ो 3, फिर 3 का दुगना करो 6, यानी कि थर्ड चौकीदार के पास जब वो गया तो 6 हीरे होंगे। 6 में से आधा दिया 3, फिर 2 और दे दिए, बचा 1। ऐसे ही जब वो दूसरे चौकीदार के पास आया होगा तो कितने हीरे बचे होंगे? कितने हीरे होंगे भाई? 6 में 2 जोड़ो 8, फिर 8 का दुगना करो 16, 16 होंगे। 16 का उसने आधा दे दिया 8, फिर 2 और दे दिए, तभी तो 6 बचे। यानी कि जब वो पहले चौकीदार के पास आया होगा चोरी करके, कितने हीरे बचे होंगे भाई? 16 में 2 जोड़ो 18, 16 में प्लस 2 18, फिर उसका दुगना कर दो, यानी कि 36। 36। तो जब वो पहले चौकीदार के पास आया चोरी करके तो 36 हीरे उसके पास हैं, वो 36 हीरे चुरा के लाया है। ये आंसर है बी ऑप्शन। बताओ, इससे आसान तरीका क्या है इस सवाल को सोचने का या करने का? पॉसिबल ही नहीं है पूरी दुनिया में। ठीक है जी, यस और नो बोलो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक सवाल मैं आपको, एक क्या मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसे। जरा ये सवाल बताओ, सवाल नंबर 4। आपसे नहीं, बहुत पुराने टाइम से लैंग्वेज आ रही है जिसमें आपको उल्टा सोचना है। ए जेंटलमैन डिसाइड टू ट्रीट ए फ्यू चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग मैनर। एक सज्जन ने कुछ बच्चों को पार्टी देने का फैसला किया। He gives half of his total stock of toffee and 1 extra to the first child. वह पहले बच्चे को जितने उसके पास टॉफी का स्टॉक है, टॉफी खरीद के लाया 1 डिब्बा, जितना उसके पास स्टॉक है पहले बच्चे को आधा देता है और 1 टॉफी एक्स्ट्रा देता है। वो पहले बच्चे को मेरे दोस्तों आधी टॉफी दे देगा, आधी, और फिर 1 टॉफी और एक्स्ट्रा देगा मेरे दोस्तों पहले बच्चे को। और बाकी जो स्टॉक बचा, शेष स्टॉक का आधा हिस्सा 1 एक्स्ट्रा के साथ दूसरे को देता है और इस फैशन को जारी करता है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया? क्या कर रहा है भाई? उसने पार्टी देने का फैसला किया, वो अपनी जितनी भी टॉफी लेके आया है उसका आधा स्टॉक पहले बच्चे को देगा और 1 एक्स्ट्रा देगा। फिर दूसरे बच्चे को बुलाएगा, दूसरे को भी जो उसके पास टॉफी बची है, जो रिमेनिंग टॉफी है, उसका आधा देगा और 1 टॉफी एक्स्ट्रा देगा सेकंड को, और ऐसे आगे चलता रहेगा। His total stock exhaust after he take care of 5 children. 5 बच्चों की पार्टी करवाने के बाद उसके पास कोई टॉफी नहीं बची, खत्म टॉफी। छठा बच्चा जो है वो रोने लगा, मेरे को कब मिलेंगी? तो बोला कहानी खत्म। 5 बच्चों के बाद उसका जो है स्टॉक खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो आपसे पूछा ये गया है कितनी टॉफी थी शुरुआत में इनिशियली? एक्स मान के तो करने की सोचना भी मत, 5-5 बच्चे हैं, कहां तक एक्स को घसीटोगे? दूसरा ऑप्शन से चेक कर सकते हैं या फिर रिवर्स प्रोसेस तो आई। जैसे ऑप्शन से चेक करना है तो कैसे करेंगे? जैसे ये वाला ऑप्शन मान लिया मैंने 60, ये वाला मैंने ऑप्शन 60 मान लिया, तो 60 का आधा दोगे 30, फिर 30 में से 1 और दोगे 29 पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को 29 का आधा दोगे, डेसिमल में चला जाएगा, ये संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। जैसे हम ये मानते 64, पहले बच्चे को 64 का आधा दोगे 32, 32 बचेगा, ठीक है ना? फिर 1 और दे दोगे, 32 में से 1 और दे दोगे, 31 बचेगा। अब दूसरे बच्चे को 31 का आधा, 31 का आधा तो 15.5, दूसरे बच्चे को अगर 15.5 टॉफी देगोए, दूसरी टॉफी का छील के दोगे, तो ये भी संभव नहीं है। अब पहले बच्चे को ये 59 तो ऑड नंबर है, 59 का आधा खुद ही डेसिमल में होता, 59 का आधा टॉफी कैसे दोगे? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो बचा वही सही आंसर हो जाएगा, सी। क्लियर हुई कि नहीं बात? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो ऑप्शन से कर लेंगे, मेथड से बताओ। टॉफी खरीद के लाया मेरे प्यारे भाई एक आदमी, पहले बच्चे को टॉफी दी, दूसरे बच्चे को कुछ टॉफी दी, फिर तीसरे को दी, फिर चौथे को दी, फिर 5वें को। 5वें बच्चे के बाद कोई टॉफी नहीं बची। 5 बच्चों की दावत करने के बाद उसके पास सारी टॉफियां खत्म होगी, 0 टॉफी बची। वो हर बच्चे को आधी टॉफी देता है, फिर 1 टॉफी एक्स्ट्रा देता है। अगर मैं उल्टा सोचूं, उल्टा तो उल्टा क्या चल रहा है? 1 टॉफी दे रहा है, अगर मैं हर बच्चे से वापस लेगा तो 1 टॉफी लेनी पड़ेगी, फिर वो
आधी टॉफी देता है, रिमेनिंग स्टॉक का आधा देता है, तो मेरे दोस्तों यार डबल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप बताओ 5 बच्चों की दावत करने के बाद कोई टॉफी नहीं बची, 0 बची, तो 5वें बच्चे के पास जब आया होगा तो कितनी टॉफी होंगी? 0 में 1 जोड़ो 1, फिर 1 का दुगुना करो, 2 टॉफी होंगी, 2 टॉफी होंगी। 2 में से आधी दे देगा 1, फिर 1 और दे देगा, 0 रह जाएंगी। यानी कि जब वो चौथे बच्चे के पास आया होगा तो कितनी टॉफी होंगी? 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 का दुगुना 6। यानी कि जब वो तीसरे बच्चे के पास आया होगा कितनी टॉफी होंगी? 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 का दुगुना 14 है। जब वो दूसरे बच्चे के पास आया होगा कितनी टॉफी होंगी? 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 का दुगुना 30। जब वो पहले बच्चे के पास आया होगा तो कितनी टॉफी होंगी? 30 में 1 जोड़ेंगे 31, 31 का दुगुना 62। 62 टॉफी वो खरीद के लाया होगा और पहले बच्चे को देने के लिए, जिसमें से उसने आधी दी 31, फिर 1 और दी 30 बची। यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास 62 टॉफी होंगी। बताओ, मजा आया? क्या आप समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे सर हम उड़ा पा रहे हैं। सवाल नंबर 5, ये जो सवाल है यूपीएससी सीसेट के पेपर में आया, ये वाला क्वेश्चन 2022 में, पिछले साल। इस साल का तो पेपर ही भयानक था। बनाएंगे जल्दी से। 5वां सवाल कौन करेगा मेरे दोस्तों? अगर आप ये सवाल खुद से कर पा रहे हैं तो आप वाकई में आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। थोड़ा सा चेंज है। ए के पास कुछ सिक्के हैं, वह आधे सिक्के और 2 बी को देता है। ए के पास कुछ सिक्के हैं, वो आधे सिक्के और प्लस 2 सिक्के बी को देता है। फिर बी क्या करता है? बी आधे सिक्के और 2 सी को देता है। फिर सी आधे सिक्के और 2 डी को देता है। सी आधे सिक्के प्लस 2 मिला के डी को देता है। अब डी के पास जितने सिक्के हैं वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि डी के पास जो सिक्कों की संख्या है, डी के पास जो सिक्के हैं वह 2 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर है। डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। हाउ मेनी कॉइन्स डज ही हैव इन द बिगिनिंग? ए के पास शुरुआत में कितने सिक्के थे? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है बेटा 10। 9 तो सिंगल डिजिट है, 9 के बाद अगला 2 अंकों का नंबर 10 ही आता है। यानी कि डी के पास मेरे दोस्तों 10 सिक्के हैं। अब इस सवाल में आदमी एक नहीं है, आदमी 4 है। ए ने बी को दिए, बी ने सी को दिए, सी ने डी को दिए। यहां पे अलग अलग बेस है। ए आधे सिक्के बी को देता है प्लस 2 और देता है। अब बी के पास जितने सिक्के हैं, बी के पास उनके आधे सिक्के सी को देगा प्लस 2 और देगा। अब सी के पास जितने सिक्के हैं, पहले सवालों में ऐसा नहीं था, अब सी के पास जितने सिक्के हैं उसके आधे डी को देगा प्लस 2 और देगा। तो ए के पास कितने सिक्के थे? तो आप बताओ, उल्टा सोचो। यहां से अगर मैं यहां पे आऊंगा तो सी के पास कितने सिक्के होंगे? भाई क्या हो रहा है? सी ने आधे सिक्के दिए हैं मेरे दोस्तों, आधे सिक्के, आधे, और प्लस फिर 2 और दिए हैं डी को। यानी कि अगर उल्टा सोचोगे तो उल्टा क्या चल रहा है? उल्टा ये चल रहा है मेरे प्यारे भाई कि यहां पर 2 ऐड करेंगे और फिर इसका हम दोस्तों डबल करेंगे। ठीक है जी, ओके। लेकिन ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। इस सवाल में बस यही समस्या है, ठीक है ना, क्योंकि यहां बेस हर बार बदल रहा है। हुआ क्या है, ध्यान सुनिएगा, कि सी ने आधे सिक्के डी को दिए, आधे सिक्के डी को दिए, फिर 2 सिक्के और दिए, तब जाके डी के पास 10 सिक्के हुए। सी ने आधे सिक्के दिए, आधे सिक्के, फिर 2 और दिए। सी ने आधे सिक्के दिए फिर 2 और दिए, जब जाके डी के पास 10 हुए हैं। ठीक है ना, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये हुआ है ना। हाँ, तो आप मुझे बताओ सी के पास कितने सिक्के रहे होंगे? सी के पास जवाब दीजिएगा।
तो सी के पास सिक्के रहे होंगे मेरे दोस्तों यहां पर 16। 16 का आधा कितना होता है? 16 का आधा दे देगा 8। 16 का आधा दे देगा 8, फिर 2 सिक्के और दे देगा, तब जाके यहां पे 10 हुए। ये डी के पास 10 हुए, ये 10 बचे नहीं है, डी के पास 10 सिक्के हुए हैं। समझ में आया? थोड़ा लॉजिकली दिमाग लगा के सोच रहे हैं कि सी के पास जितने भी सिक्के थे, सी का आधा, सी ने अपने आधे सिक्के दे दिए और 2 सिक्के और दिए, 2 सिक्के और दिए, तब जाके डी के पास 10 हुए हैं। यानी कि सी ने आधा दिया प्लस 2 और दिया, तब 10 हुए। तो 2 देने से पहले सी के पास कितने रहे होंगे? 2 देने से पहले 8 रहे होंगे। 8 में 2 जोड़ोगे तभी तो 10 आएगा। 2 देने से पहले 8 रहे होंगे। फिर सी के पास कितने होंगे? 16। 16 में से आधा दिया 8, फिर 2 और दिए, 2 और दिए मेरे दोस्तों 10। यानी कि सी के पास कितने रहे होंगे? 16 सिक्के। फिर बी ने आधे सिक्के दिए, फिर 2 और दिए, तब जाके सी के पास 16 हुए। 2 और देने के बाद 16 हुए, तो 2 सिक्के देने से पहले कितने रहेंगे? 14। तो 14 का दुगना 28। तो बी के पास कितनी कॉइन होंगी? 28। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर ए ने भी यही किया है भाई, ए ने आधे सिक्के दिए, आधे, फिर 2 सिक्के और दिए, तब जाके 28 हुए हैं। तो 2 सिक्के देने से पहले कितने होंगे? 2 सिक्के देने से पहले कितने होंगे? 26। 2 सिक्के देने से पहले बी के पास कितने होंगे? 26। 26 कैसे आए? ए ने अपना आधा दिया है, यानी कि ए के पास कितने कॉइन होंगे? 52। 52 ही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है ना? लॉजिकली सोचो एक बार, मैं चलो फिर से बता देता हूं, बात थोड़ी मुश्किल हो सकती है कुछ बच्चों के लिए, कि भाई ए ने जो है अपने आधे सिक्के दिए, आधे सिक्के, फिर 2 सिक्के और दिए, और अब जाके बी के पास 28 सिक्के हो गए। तो 2 सिक्के देने से पहले, 2 सिक्के देने से पहले बी के पास कितने रहे होंगे? 26 सिक्के रहे होंगे। ये 26 सिक्के बी के पास कैसे आए हैं? ए ने अपने आधे सिक्के दिए, यानी कि ए के पास कितने रहेंगे? 52। 52 में से आधा देंगे तभी तो 26 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बात हुई यहां पे। ठीक है, तो जबरदस्त सवाल है ऑप्शन नंबर डी। यहां पे बेस अलग अलग है, एक ही आदमी नहीं है, इसलिए थोड़ा चेंज है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 6, जो आपको रिवर्स सोचना है। यह सवाल आया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में 2021 में, और यह मेरे हिसाब से इस टाइप का सबसे अच्छा सवाल है। ठीक है ना? इस टाइप का कैसे बनाए भाई इसको? ऐसे तो करेंगे तो दिखेगा क्या आपको? ये दिख रहा है? दिख रहा है क्या? दिखना तो चाहिए। ठीक है भाई, चलो 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना है, 1 बाय 1। मजा आ जाएगा इस सवाल करके। इंटेलिजेंस ब्यूरो का बेहतरीन क्वेश्चन। पी, क्यू और आर 3 बंदे हैं, उनके पास मिलाकर 180 कैंडी। 3 लोग हैं, पी, क्यू और आर, उनके पास मिलाकर 180 कैंडी हैं। पी गिव्स क्यू एंड आर ईच एज मेनी कैंडीज एज दे ऑलरेडी हैव। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि पी, क्यू और आर दोनों लोगों को इतनी कैंडी देता है जितनी उनके पास पहले से है। यानी कि क्यू के पास अगर 10 कैंडी पहले से हैं तो 10 और दी। ठीक है, ऐसा बोला गया है। आफ्टर दिस, इसके बाद, आर गिव्स क्यू हाफ एज मेनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी हैज। इसके बाद आर ने क्यू को उतनी कैंडी दी है, क्यों? इसके बाद आर ने क्या किया है? क्यू को उतनी कैंडी दी है जितनी क्यू के पास पहले से है, उसका आधा दी है। एंड आर आल्सो गिव्स पी ट्वाइस एज मेनी कैंडीज एज पी ऑलरेडी हैज। आर ने पी को उतनी कैंडी दी है जितनी पी के पास पहले से है ना, उसका डबल। अगर पी के पास पहले से सपोज 2 कैंडी है तो 2 का डबल 4 दी है आर ने पी को। नाउ ईच ऑफ देम हैज सेम नंबर ऑफ कैंडीज विद देम। अब तीनों के पास कैंडीज की संख्या बराबर हो जाती है। व्हाट द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ कैंडीज पी एंड आर इनिशियली। पी और आर के पास शुरुआत में कितनी कितनी कैंडीज थी, कितनी कितनी टॉफी थी? भाई टोटल कितनी कैंडीज है? 180। ये आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। प्रोसेस कितनी बार हुआ है? 3 बार। प्रोसेस मेरे दोस्तों यहां पर कितनी बार हुआ है? प्रोसेस यहां पर हुआ है 3 बार। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, क्लियर है?
और 3 बार प्रोसेस करने के बाद तीनों के पास कैंडीज की संख्या बराबर हो जाती है। अगर टोटल 180 कैंडीज हैं तो तीनों के पास बराबर होगी कैंडीज 60 60 60। पी के पास भी 60, क्यू के पास भी 60 और आर के पास भी 60। तीनों के पास इक्वल 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 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इससे एक स्टेप ऊपर जाता हूं, मैं एक्स वाई जेड तो मान नहीं सकता कि पी के, पागल हो जाऊंगा भैया। उल्टा सोचो, आर ने पी को दुगनी कैंडीज दी हैं जितनी पी के पास ऑलरेडी हैं। आर ने, देखिए क्यों का तो 60 ही है। आर ने पी को दुगनी कैंडीज दी हैं जितनी पी के पास ऑलरेडी हैं। ठीक है भाई, ओके। आर ने पी को दुगनी कैंडी दी है जितनी पी के पास ऑलरेडी है। यानी कि पी के पास अगर पहले से एक थी पी के पास, तो दुगनी दी, 2 और दी, तब जाके पी के पास 60 कैंडीज हुई हैं। एक थी, 2 और दी, 3 हो गई टोटल। 3 की वैल्यू 60 है, तो पी के पास पहले से कितनी रही होंगी? 20। पी के पास पहले से 20 कैंडीज रही होंगी। 20 का डबल, 20 का डबल 40, 40 और दी, तब जाके पी के पास 60 हो गई। ठीक है ना, तीनों के पास कैंडीज बराबर हैं, टोटल 180 है, 60 60 60। आर ने पी को उतनी कैंडी दी है जितनी पी के पास पहले से। अगर पी के पास पहले से एक थी तो 2 दे दी, तो टोटल हो गया 3। 3 की वैल्यू 60 होनी चाहिए, तो पहले से कितनी थी? 1 की वैल्यू 20, पहले से 20 कैंडीज थी। यानी कि अगर इसके पास 20 थी, 40 कम, तो आर के पास 40 ज्यादा, 100 होंगी। टोटल तो 180 होना चाहिए ना, टोटल 180 आना चाहिए। अब इसके एक लाइन ऊपर चलते हैं। इसके एक लाइन ऊपर में क्या बोला है? आर गिव्स क्यू हाफ एज मेनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी हैज। आर ने क्यू को उतनी कैंडीज दी हैं जितनी क्यू के पास पहले से हैं। आर ने क्यू को उतनी कैंडी जितनी दी हैं जितनी क्यू के पास पहले से हैं, उसका आधा। यानी कि अगर क्यू के पास पहले से 2 कैंडी हैं तो 2 का आधा यानी कि 1 और दी गई हैं। और क्यू के पास कितनी हो गई हैं कैंडीज? 3। 3 की वैल्यू क्यू के पास कितनी कैंडी होगी? 60। 3 की वैल्यू 60 है, तो 2 की कितनी आएगी? 40। यानी कि क्यू के पास पहले से 40 कैंडीज रही होंगी। 40, अगर क्यू के पास पहले से 40 रही होंगी तो 40 का आधा 20 और दी गई, तब जाके क्यू के पास 60 कैंडी हुई। समझ में आया? पहले से 40 रही होंगी, 40 का आधा 20 और दोगे तो जाके क्यू के पास 60 हो जाएंगी। समझ में आया? यानी कि क्यू के पास अगर 20 कम है तो आर के पास 20 ज्यादा है, 120। भाई ये 20 कैंडीज जो हैं क्यू को किसने दी हैं? आर ने, तो आर के पास 20 ज्यादा रही होंगी। है भाई, पी के पास कितनी है? पी के पास तो ये 20 ही है, 20 ही है, टोटल 180 ही रहेगा। इसके बाद आगे आते हैं, सबसे आखिरी लाइन। सबसे आखिरी लाइन क्या है मेरे दोस्तों? P gives Q and R as many candies as they already have। P, Q और R प्रत्येक को उतनी ही कैंडी देता है जितनी उनके पास पहले से हैं। P दोनों ही, Q को भी और R को भी उतनी उतनी कैंडी देता है जितनी उनके पास पहले से हैं। यानी कि पहले से अगर उनके पास एक कैंडी थी तो एक और दी। ठीक है जी, आप बताओ, Q के पास 40 हो गई हैं, तो पहले से कितनी रही होंगी? क्यू के पास 20 रही होंगी, 20 और दी तब जाके 40 हुई। भाई क्यू के पास पहले से 20 रही होंगी, 20 और दी तब जाके क्यू के पास 40 हुई। आर को भी उतनी कैंडी दी गई है जितनी पहले से हैं। आर के पास पहले से फिर कितनी रही होंगी? 60 कैंडी रही होंगी, 60 और दी तब जाके 120 हुई। आर के पास पहले 60 रही होंगी, 60 और दी तब जाके तो 120 हुआ। टोटल 180 होना चाहिए, 20 और 60 80 हो गया। यानी कि पी के पास कितनी कैंडी रही होंगी? स्टार्टिंग में 100। ये आ गया। तो देखिए, नीचे से शुरू करें ऊपर की तरफ लेके आए। आपको मुश्किल लग रहा होगा कि इसमें समय लग जाएगा, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। पूछा है पी और आर के पास शुरुआत में कैंडियों की संख्या का रेशियो, तो पी के पास शुरुआत में 100 थी, आर के पास 60 थी। इनका रेशियो पूछा है, 100 और 60 का रेशियो 20 से जाएगा, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, डी। खत्म। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये थे मेरे प्यारे भाई ऐसे कुछ वैरायटी जो आपको उल्टी सोचनी है, आपका समय बचेगा।
ठीक है, मैंने अच्छे से काफी सारे एग्जाम्पल ही आपको समझ में आया होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से कैरिबल एप्लीकेशन पर हमारे नए लाइव बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं जीरो टू हीरो के, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर कंसेप्ट किंग बनना चाहते हैं तो आप इस बैच में एनरोल करो। फ्रेशर बच्चों के लिए जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है वो यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं भी। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हम एक टीचर के साथ एसोसिएट होकर एक बैच कंप्लीट करें, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर लो। 18 सितंबर से इसकी क्लास शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं उससे थोड़ा स्लो करके हम अपने क्लासरूम में पढ़ाते हैं। एक लाइव बैच होगा, इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल है। अपने सभी दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करो। इसके रजिस्ट्रेशन 8 से शुरू हो जाएंगे, 8 सितंबर से शाम को 7 बजे। ठीक है भाई, चलिए बाय।